आज के आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट RSA एनक्रिप्शन, RSA क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स यूजिंग .NET कोड। तो तरीकाकार ये है कि मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या होती है, RSA की स्पेसिफिक्स क्या हैं, फिर हम एक डेमो सेशन करेंगे जिसमें मैं कोड लिखता जाऊंगा और हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना होगा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। तो अगर हम इसको साइंटिस्ट या इंजीनियर बन के देखें तो बहुत सारी मैथमेटिकल डिटेल्स हैं जो कि समझने की ज़रूरत है, प्राइम नंबर्स और फैक्टराइजेशन और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे आज। बीइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि जी हमारा जो सॉफ्टवेयर हम लिख रहे हैं जो उसके अंदर जब हमें सपोर्ट डालनी है RSA की, तो हम कैसे डालेंगे, कोड के एस्पेक्ट्स क्या हैं, ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी की चीज़ें क्या हैं, वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, और आखिर में फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे अगर उस डेमो से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी के बारे में तो सबको पता है, राइट, कि आप जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फीचर होता है जो कि आप आजकल की डिजिटल एनवायरनमेंट में आपके लिए ज़रूरी है। अब वो डिफरेंट तरीके से अचीव हो सकती है। आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं दो तरीकों से, दो मेन तरीके हैं। एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं और दूसरी पूरी दुनिया जो है वो एसिमेट्रिक है। इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन हम उसको कहते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ कीज होते हैं, जिसमें आपके पास एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है, एज अपोज टू सिमेट्रिक की एल्गोरिदम जिसके अंदर एक ही की होती है। तो जब आपको एनक्रिप्ट करना है तो आप उस की से एनक्रिप्ट करेंगे, डेटा सेंड करेंगे, जो रिसीविंग एंड पे जिसने डेटा रिसीव किया है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, वो उसी उसके पास भी वही की मौजूद है और वो उससे उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट निकाल सकता है। अब इसके अंदर प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली ये है कि जो की है, जो शेयर्ड है, वो सीक्रेट होनी चाहिए। नहीं, जिन दो पार्टीज को कम्युनिकेट करना है उनके दरमियान सिर्फ अजम्पशन ये कि सिर्फ उन दोनों को पता है ये की, और दरमियान में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसको ये पता है। तो फिर हम इसको इस कम्युनिकेशन को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे एंड पे कुछ केसेस में होता है कि आपको जो है वो की शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता, या आप जो की शेयर करने का मैकेनिज्म है वही अनसेफ होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एसिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं मेरे पास जब भी मैं किसी से कम्युनिकेट करूंगा तो मेरे पास एक पेयर ऑफ कीज होगा, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। तो और जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे जो ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसमें यही नजर आ रहा है कि दो लोग जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक एलिस है और एक बॉब है। दोनों के पास दोनों की है, दोनों की अपनी प्राइवेट की है और दोनों की अपनी पब्लिक की है। अब जो पब्लिक की है उसके नाम से मतलब है कि जी वो शेयरेबल है, वो दुनिया को मिलती है, जिसको यूज करके लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो जब भी कोई शख्स, जब भी कोई एंटिटी मुझे डेटा भेजेगी तो वो मेरी प्राइवेट पब्लिक की को यूज करके उसको एनक्रिप्ट करेगी, और मैं जब उसको रिसीव करूंगा तो मैं अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करूंगा। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई पब्लिक की सबको पता है, हर कोई जो मुझसे बात करना चाह रहा है वो मेरी पब्लिक की जानता है, वो उसे एनक्रिप्ट करेगा। अब क्योंकि मेरी प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास है तो सिर्फ मेरे पास ये पावर है कि मैं उसको डिक्रिप्ट करके एक्चुअल मैसेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे जो है ना वो डेंजरस की एक्सचेंज नहीं करना पड़ा, मैंने पब्लिक की दे दी जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जिसके पास मर्जी हो, मुझे कोई मसला नहीं है। बट वंस उस की को यूज करते हुए किसी ने डेटा एनक्रिप्ट कर दिया, अब वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता सिवाय मेरी प्राइवेट की के, जो मेरे पास है वो सीक्रेट है, वो किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि पब्लिक की प्राइवेट की पेयर बनता है। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो यही है कि एलिस को जब भेजना है, बॉब को डेटा भेजना है, तो बॉब की जो पब्लिक की थी वो एलिस को पता थी। उसने प्लेन टेक्स्ट निकाला, उसको एनक्रिप्ट किया, वो एनक्रिप्ट करने के बाद जो साइफर टेक्स्ट बना है वो अब बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज क्यों गारंटीड है, ये चीज अभी हम बेसिकली ये इसका गारंटीड है कि हम ये कह रहे हैं कि ये वन वे, ये जो फंक्शंस होते हैं इनको रिवर्स करना कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है।
तो वो फिर वो साइंस पूरी आ जाती है कि जी प्राइम नंबर्स होंगे और प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन होगी, और इतना बड़ा प्राइम नंबर ले आओगे, कंप्यूटर जो है ना वो सदियों लगा दे वो उसको फैक्टर निकालने में। तो बेसिकली जो कीज होती हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स, वो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं जिसको यूज करके हम नंबर्स के ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं और उसे हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द एल्गोरिथम लाइज इन कि जी ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ऑफ रिवर्सिंग द साइफर टेक्स्ट बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट विदाउट नोइंग द की, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आप सुपर कंप्यूटर लगाएंगे और सुपर कंप्यूटर को जो है ना वो 100 साल लगेंगे एक 4096 बिट की यूज करके एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिकोड करने में। तो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है, राइट। बट ओवर टाइम कंप्यूटेशन पावर इंप्रूव हो जाती है और कंप्यूटर्स फास्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक बैरियर है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो जब RSA शुरू हुआ था तो वो 128 बिट की स्ट्रेंथ की बात करते थे, फिर जो है वो करते करते आजकल जो वाइडली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है वो 4096 या इससे ज़्यादा है। कहने कि इससे ज़्यादा आप करेंगे 4096 बिट की स्ट्रेंथ रखेंगे तो स्ट्रांग है, वरना वो ब्रेक होने के चांस है। ठीक है, तो कीज की ये नेचर होती है। तो अच्छा, इसके बाद कीज के बारे में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आप कीज दो तरीके से आप बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। एक तो होता है स्टैटिक। इसका मतलब है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जी मेरी एक पब्लिक की है और प्राइवेट की है। पब्लिक की मैंने दुनिया के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। अब सबके पास वो सेव्ड है, जिसको चाहिए वो उसको यूज करेगा और वो उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। उसको हम स्टैटिक कहते हैं। वो कीज जो हैं और सर्टिफिकेट जो हैं वो कभी कभी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज भी देती हैं, तो वो उधर से भी जो है ना ऑथेंटिकेटेड होती है। बट इसका दूसरा तरीका ये है कि फॉर द सेशन फॉर द ट्रांजैक्शन मैं सिर्फ एक टेम्परेरी की पेयर बनाऊं और सिर्फ वो सेशन के लिए यूज करूं, ठीक है। तो वो जो है वो इफेमरल कीज कहलाती हैं, जो कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए या एक मैसेज भेजने के लिए हो सकती है। तो एक तरीका ये कि जब भी मैं मैसेज भेजूं मैं एक नई सेट ऑफ कीज कैलकुलेट करूं और उसके बाद उसको शेयर करूं और उससे काम करूं और उसके बाद अगले सेशन के लिए दोबारा नहीं, फिर दोबारा नहीं, फिर दोबारा नहीं, ठीक है? तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। मोस्ट केसेस में जो है वो सीक्रेट कीज को शेयर करने के लिए एसिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो है। तो रेगुलर कम्युनिकेशन आप जो है वो उसके साथ करना जो है ना वो प्रेफर नहीं करते। की एक्सचेंजेस हो गए, ऑथेंटिकेशन हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या ऑनबोर्डिंग कॉल्स होती हैं जी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहे हैं जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कि आपने वैलिडेट करनी है, वो फिर आप एनक्रिप्ट एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन करके भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, आखिरी कंपोनेंट इसका है स्ट्रेंथ ऑफ द एल्गोरिथम। इन बेसिक टर्म्स जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द की के ऊपर। जितने ज़्यादा बिट्स की होंगी उतना मुश्किल होगा उसको रिवर्स इंजीनियर करना, उसको वापस बैकट्रैक करके प्लेन टेक्स्ट पे लगाना, ठीक है। बट इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं किसी भी एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। इफेमरल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक टेम्परेरी है, ये पर सेशन बेसिस पे आप जनरेट करते हैं, पर सेशन या पर ट्रांजैक्शन या पर मैसेज, फिक्स नहीं है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, थ्योरेटिकल ओवरव्यू एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। क्वेश्चंस जो है मेरे ख्याल है अगर आप लोग लिख लें और आखिर में हम लोग डिस्कस करें तो सबका टाइम बचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आए जी, ठीक है, थ्योरी तो मौजूद है और हमारे पास एल्गोरिदम्स भी मौजूद है, बट इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एल्गोरिदम्स चाहिए, उनको कोड करने के लिए पूरा एक उसका एक क्या कहना चाहिए, सूडो कोड होगा जो, और उसकी लॉजिक डिफाइंड होगी जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक एल्गोरिदम है RSA का, जो कि ये तीन साहिबान हैं, रिवेस, शामिर और एडलमैन, इन्होंने सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं इजाद किया बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद उसको प्रूव किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, और आजकल अब तक ये अपनी एक कंपनी चला रहे हैं जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी बैकबोन किसी ज़माने में यही एल्गोरिदम्स हुआ करते थे। बट अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी का मतलब बहुत कुछ है इसके अलावा, तो ये और भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो RSA जो है एक ऐसा सिमेट्रिक एल्गोरिदम है जो कि वाइडली यूज है और कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। 1977 में जो है ना वो RSA ने उसको किया था। और इवन कहते ये हैं कि उससे पहले 1973 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सिमिलर चीज़ इंप्लीमेंट करके अपने सिस्टम में यूज़ की थी। फिर पता नहीं कितने सालों बाद जब उन्होंने जो है वो ये पब्लिक की इन्फॉर्मेशन, तो पता चला अरे ये तो वही एल्गोरिथम था जो कि RSA ने इम्प्लीमेंट किया था, बट ये इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सारे सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आगे होते हैं इन मामलों में, ठीक है। कभी कभी पीछे भी हो जाते हैं, बट इस केस में ये चीज़ें नजर आई, ठीक है। तो ये एक पुराना स्टैंडर्ड है, इसको ओवर टाइम लोगों ने इम्प्रूव किया, इस एल्गोरिदम को, इसको फास्ट बनाने की कोशिश की, इसके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस की, ठीक है। तो ये काफ़ी वाइडली यूज भी रहा, ठीक है, और सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बन गया, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि जी सिक्योरिटी क्या है, आपके इंक्रिप्शन की गारंटी क्या है कि कोई इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, कोई इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाएगा। वो डिपेंड करता है जी आपकी की स्ट्रेंथ पे, जो कि बताती है कि कितने बड़े प्राइम नंबर्स हैं जिनको मैं यूज करके मैं कीज बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो पूरी कहानी है जी, प्राइम नंबर, उसकी फैक्टराइजेशन और ये सब चीजें, ठीक है, हम उस पर नहीं पढ़ रहे। आरएसए के दूसरा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा स्लो है ये, तो स्ट्रीमिंग कम्युनिकेशन या ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको ये तकलीफ दे हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस पे हिट करेगा। तो ऐसी जगह भी यूज करें जहाँ पे वन ऑफ यूज करना है, या जहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है कीज एक्सचेंज करने के लिए, या आपको डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने के लिए अगर आपको यूज करना है, तो वहाँ पे सेंस बनती है किस तरह की चीजें आप यूज करें। और तीसरी एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि हैंड ऑफ और हैंड ओवर वाली चीजें तो है विद इन द एपीआई, विद इन एपीआई एंड एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो अब जब हम डॉट नेट में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, जैसे डॉट नेट कोर में, तो डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन दे दी है इसकी, ठीक है। तो जैसे बाकी लाइब्रेरी के फंक्शन हैं, जिस तरह आप हैश निकाल सकते हैं, जिस तरह आप एईएस कर सकते हैं, जिस तरह आप MD5 निकाल सकते हैं, उसी तरह आप RSA भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़े से उसकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करनी है बेसिकली, और उसका फ्लो समझना है, और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स इशू नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने इसमें हाइड कर दी है। वो जो सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो तो उसके अंदर हाइड होगी, हम तो एसेंशियली एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो तो उसको देखते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। फिर इसके बाद मैंने कुछ इसमें एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आपको कंसिडर करने होंगे जब आप इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम में आप RSA को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और बढ़ते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से चलता है ये। तो हमारे डेमो क्या करेगा, हमारे डेमो एक सिंपल कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी जो कि टेक्स्ट इनपुट लेगी, बेसिक पहले की जनरेट करेगी, ठीक है, प्राइम एक की पेयर जनरेट करेगी, फिर एनक्रिप्ट करेगी और उसको डिक्रिप्ट करेगी, ठीक है। तो हम उसका कोड देख लेंगे किस तरीके से चलता है, तो अच्छा, इस पॉइंट पे अगर कोई थ्योरी अंडरस्टैंडिंग का कोई क्वेश्चन है तो कोई किसी को पूछना है तो पूछ लें, जब तक मैं विजुअल स्टूडियो का नया सोल्यूशन बनाता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, मुझे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग डॉट नेट कोर। इसका नाम है डेमो, ठीक है, मुझे फोल्डर में डालना है। सही जनाब, तो ये मेरा स्टैंडर्ड हेलो वर्ल्ड कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना दी। मैं इसको बिल्ड करके एक दो चेक कर लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है, और apparently कोई मसला नहीं, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें चाहिए, कभी भी हमें एनक्रिप्शन करनी, सबसे पहले तो हमें हमारा की पेयर चाहिए होगा। मेरी पब्लिक की क्या है, मेरी प्राइवेट की क्या है, ठीक है। ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जो रैंडम कीज जनरेट करते हैं। तो अगर आपको सीधे सीधे प्लग इन करना है किसी जगह पे और आपको खुद जनरेट करने की आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा वो की जो है ना, जनरेट करके दे देगा वो, फिर आप अपने पास फाइल में सेव कर लें और उसको यूज़ कर लें। तो आपको जो है एक्चुअली जनरेट करने की जरूरत है नहीं, बट हम स्टार्ट ऐसा करते हैं कि हम अपनी कीज भी खुद ही जनरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी क्लास बनाता हूँ, और इसको कहते हैं कि क्लास है, से इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक है, ये मेरी क्लास मेरे पास आ गई। मुझे इसके अंदर एक पब्लिक मेथड बनाना है, राइट, जनरेट कीज। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको मैं दो दो पाथ दूंगा। बेसिकली हम चाह रहे हैं हम कीज जनरेट करें और हर हर की अपनी अपनी फाइल में सेव करें। प्राइवेट की में सेव कर दें, एक फाइल बने, और एक पब्लिक की बने। ठीक है, मैं दो नाम पे जल्दी ले रहा हूँ। की फाइल नेम, ठीक है, और क्योंकि हम काहिल हैं तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो या फिर दोबारा से लिखें, और फिर दो फाइल मुझे चाहिए होंगे इसके अंदर, और मैं इसको कॉल कहाँ से करूँगा, मैं इसको यहाँ से हेलो वर्ल्ड के बार आर एस ए इक्वल टू न्यू, मेरी क्लास क्या है, आर एस ए इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि आर एस ए डॉट जनरेट कीज। ठीक है, अब मुझे दो की जनरेट करनी, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की क्या है, प्राइवेट की के लिए आपको एक पाथ देना है, और पब्लिक की के लिए सी का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, तो बैकस्लैश प्राइवेट डॉट की। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल है और सी शार्प है, तो मुझे बैकस्लैश दो देने पड़ेंगे, या फिर मैं एट लगा दूंगा उसको, वो लिटरली का कंसिडर करके। पहली की मेरी प्राइवेट की है, दूसरी की मेरी पब्लिक की है। ठीक है, अब ये अंदर, अब हम इसके कॉल में जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसको लिंकअप कर दिया है, मैं इसके अंदर जाऊँगा एसक्यूएल दबा के। अच्छा, अब यहाँ पे असल कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे मैं की जनरेट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काम करूँगा, मैं कहूँगा कि जी बार आर एस ए इज इक्वल टू, अच्छा बजाय इसके कि हम वो करें, हम एक और मेथड बना लेते हैं, आर एस ए, तो ठीक है, और ऐसे कहता हूँ कि यार जरा मेरा ये एक मेथड तो जनरेट करके दो। ठीक है, इसे मेथड जनरेट कर दिया, और इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूंगा, सीधे सीधे एक आर एस ए टाइप का, बार आर एस ए इक्वल टू आर एस ए डॉट, ठीक है, अभी आर एस ए को नहीं जानता, ऐसा नहीं है, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी की नेम से इसमें पाया जाता है। ठीक है, बस शुरू करा दिया, फिर मैंने कहा कि आर एस ए डॉट मेन चीज जो मैं पेयर बेसिक जो मैं सेटअप करनी, और चीजें भी सेटअप कर सकते हैं जब भी हम ये अलग मेथड बना रहे हैं, बट आज के डेमो के लिए इतना काफी है कि हम सिर्फ इसको की साइज बता सकें। की साइज क्या है तुम्हारा, 4096। ठीक है, एक्चुअली यहाँ नहीं डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मेरा जो है ना वो एक नंबर वेरिएबल है, वो बताएगा। 4096। ठीक है, तो इसको और फिर मुझे यहाँ से रिटर्न करना है। अच्छा, यहाँ पे और आप चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे पैडिंग है और सेक इन्फॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो पहला काम मैंने किया, मैंने एक मेथड बनाया जिससे ये इनिशियलाइज करा सकता हूँ, मैं बाद में भी इसको यूज़ करूँगा इसी मेथड को दूसरे काम करने के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका एक इंस्टेंस। ठीक है, और अच्छा इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, यूजिंग बना है ताकि मुझे जो है ना वो स्कोप की टेंशन नहीं लेनी पड़े। var rsa is equal to, ठीक है, इसका ओपन है,
ये गलती कर दी, ये ऑब्जेक्ट इसने मुझे जो मुफ्त में जनरेट करके दिया था ना सब ऑब्जेक्ट कर दिया था, तो मैं उसको वो कर दूंगा, आगे से कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के बाद हम कह रहे हैं कि हमें जो है ना एक फाइल बनानी है और उसके अंदर प्राइवेट की और पब्लिक की राइट करनी है। ठीक है, तो मैं एक फाइल का एक और यूजिंग ब्लॉक बना देता हूँ जल्दी से। यूजिंग आ रहा है, सॉरी अलग वाला फाइल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये फाइल पे भी रोएगा सिस्टम डॉट आई ओ। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे प्राइवेट की जनरेट करनी है, तो मैंने उसको कहा कि भाई इस नाम की तरह एक फाइल जनरेट करो। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे फिर एक यूजिंग और लेना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, अच्छा जो मैंने स्लाइड में जिक्र किया था कि आपके पास जो कीज होती हैं उनके इनकोडिंग के फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्मेट है वो पीईएम फॉर्मेट है, जो कि एसेंशियली उस की बेस 64 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, की का मतलब क्या है, वही वो नाम नंबर जिन पे फैक्टोरियल लगना है और जिन पे जो है वो पावर लगनी है वो सब। ठीक है, तो बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से की एक स्ट्रिंग है जो कि बेस 64 एनकोडेड फाइल से निकला है। ठीक है, तो उसको रीड करने के लिए मैं बजाय इसके मैं अपनी मेहनत करूँ, यहाँ पे मैं मेरे पास एक अच्छा सा एक पैकेज है, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो var इक्वल टू न्यू पैम राइटर को बोलते हैं हम। अच्छा ये मैं समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली पैम राइटर को ये नहीं जानता है, तो हम क्या करेंगे, हम पैकेज में जाएंगे न्यूगेट पैकेज के अंदर और इसको इंक्लूड करेंगे टूल्स पैकेज मैनेजर। ये किस नाम से है, ये है पेम यूटिल्स के नाम से एक पैकेज है, जो क्या करेगा, जो पेम फाइल्स की मैनेजमेंट होती है ना वो करता है। मैंने सर्च किया है पेम यूटिल आ गया। ठीक है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। सही हो गया। अब इसको क्या मसला है, इसका मसला ये है कि ये यूजिंग नेम स्पेस पेम यूटिल नहीं, यूटिल सी नेम स्पेस ने लगा दी। ठीक है, अभी बताएंगे। तो बेसिकली क्या कर रहा है, पेम राइटर आपको इनेबल कर रहा है कि जो भी आपकी कीज है उसको पीईएम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के सेव करने के काबिल बना दे। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए आर एस ए क्रिप्टो प्रोवाइडर से जो मुझे कीज जनरेट करनी है वो मुझे इस फाइल में सेव करनी है। तो फाइल मैंने क्रिएट की, फिर पेम राइटर को बोला कि भाई आप जो आ, वो कर रहे हो, की जनरेट कर रहे हो, वो इस फाइल में डालना। ठीक है, तो राइटर खोला मैंने और फिर मैंने पीएम को बोला डॉट राइट प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट की और पब्लिक की में वैसे भी फर्क है। ठीक है, डिफरेंट अभी हम देखेंगे जो चीज जनरेट होती है उनमें फर्क होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं उसके अंदर। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ना एक फाइल खोल रहा है जिसके अंदर मेरे आरएसए के इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जब इनिशियलाइज हुआ था तो उसने अपनी की पेयर जनरेट कर दिया था ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली। वो की पेयर अब मैं जो हूँ वो परसिस्ट करना चाह रहा हूँ फाइल में। तो मैंने यहाँ पे जो है ना कहा कि भाई प्राइवेट की के अंदर प्राइवेट की सेव कर दो। सही है, अब क्या करें, अब इसी तरह एक और पब्लिक की के लिए भी ब्लॉग बना देते हैं। इसी को कॉपी करूंगा क्योंकि अगेन काहीली से बहुत सारे फायदे हैं। और मैंने इसको चेंज करके मैंने कहा कि ये प्राइवेट की नहीं है, ये मेरी पब्लिक की का फाइल नेम है, मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने कहा कि डॉट राइट राइट पब्लिक की। ठीक है, इसी में से निकाल। तो अब जो की पेयर जो इसने जनरेट किया अभी इन मेमोरी, अब वो हमारे पास फाइल में आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको यहाँ से कॉल ऑलरेडी कर सकते हैं, उसको बिल्ड करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर इसको रन करते हैं। बिल्ड हो गया, अब रन कर दो। ठीक है, तो ये देखो इसे इतनी देर लगाए की जनरेट करने में, मेरे पास कोर i7 है और बहुत सारी मेमोरी है। ठीक है, लेकिन ये एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव ऑपरेशन है जिसको रिसोर्सेज चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या किया, हमने क्या कहा था कहाँ डालना है भाई, इस जगह पे ये फाइल डाल देना।
तो फोल्डर ओपन करूं, तो जो मेरा क्रिप्टो का फोल्डर बना मैं आपको दिखा, ठीक है। तो ये दो फाइल्स बनी मेरे पास, एक प्राइवेट की फाइल, एक पब्लिक की फाइल। पब्लिक की फाइल मैं सारी दुनिया को भेज दूंगा और प्राइवेट की मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। अब वो संभाल के रखने का मतलब जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर भी हो सकता है जो कि इसको मेंटेन करता है। आप किसी सिक्योर डेटाबेस में इसको रख सकते हैं, आप इसको किसी इन मेमोरी डेटाबेस में रख सकते हैं। सब चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन हैं और कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ये करके अब समझ के मत छोड़ दें कि भाई मैंने तो जो है ना उसको सेव कर दिया, अब मेरे पास किसी का एक्सेस नहीं है। तो इसको कंसिडर करना है, इसको रिव्यू, इसको इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्चुअली की स्टोर बना रहे हैं कि जी क्या आपके सिस्टम के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, ठीक है जी। तो पब्लिक की से शुरू करते हैं। पब्लिक की जो मैंने बनाई और ये रहा, ठीक है। तो बड़े अच्छे से फॉर्मेटेड तरीके से की बना दी, इसमें लिख भी दिया है कि जी बिगिन पब्लिक, पब्लिक की है ये, और ये एक जो भी मेरे नंबर थे उनकी ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह मेरी जो प्राइवेट की है वो इससे लेंथ में काफ़ी बड़ी होती है और इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, तो वो सब कंबाइन करके इसमें करें। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब नजर आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि भाई ये प्राइवेट की, पब्लिक की, क्योंकि इस तरह की इनकोडिंग है। और आमतौर पे ना प्राइवेट की के अंदर इस तरह के उसके जो प्रीफिक्स होते हैं ना वो ऐसे ही होता है, MIIJ, MIIK, ऐसा करके चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही होता है। तो टेक्स्ट देख के भी आप जो है ना वो पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सी की है और किस एल्गोरिथम की है, ठीक है। तो ये कीज हमने जनरेट कर ली। अब हम जो है स्टैटिक मोड में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कीज हम एक दफा जनरेट कर लेते हैं और फिर हम उनको यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी इसको हम जनरेट करते रहने देते हैं और हम अपने पास अपने मेन मेथड में आते हैं। अब हमने क्या करना है, कीज जनरेट हो गई हैं। अब बेसिक काम, मेन काम मुझे जो है वो टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम एनक्रिप्शन का मेथड बनाते हैं। हम कहते हैं कि मेरा एक पब्लिक मेथड है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एनक्रिप्ट के नाम से। उसको मैं क्या पास करूंगा, उसको मैं स्ट्रिंग भेजूंगा प्लेन टेक्स्ट, और उसको मैं स्ट्रिंग भेजूंगा मेरी जो पब्लिक की है। क्योंकि मैं एनक्रिप्ट करता हूँ तो मैं हमेशा अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता हूँ, यानी बेसिकली मैं नहीं, मैं जिसको भेज रहा हूँ, जो जो मेरा कम्युनिकेशन पार्टनर है उसकी पब्लिक की मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो अलग फंक्शन है, दो अलग जगह कॉल होंगे। एनक्रिप्ट सेंडर कॉल कर रहा होगा और डिक्रिप्ट रिसीवर कॉल कर रहा होगा। स्ट्रिंग पब्लिक की फाइल में, ठीक है जी। और इसको आप क्या चाहिए, ठीक है। इसको चाहिए अगेन वही RSA का ऑब्जेक्ट, ठीक है। RSA इज इक्वल टू गेट RSA क्रिप्टो प्रोवाइडर, ठीक है। बट यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब हम नया जनरेट नहीं कर रहे, हम बेसिकली उसको एक की पास कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई अब आप ये, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ RSA का ऑब्जेक्ट, बट इसको ये वाली पब्लिक की यूज करनी है फॉर एनक्रिप्शन और ये वाली प्राइवेट की यूज करनी है फॉर डिक्रिप्शन। तो मुझे RSA को इनिशियलाइज करते वक्त बताना होगा। तो इसी का हम जो है ना एक क्विकली इसका एक ओवरलोड बना लेते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाया था प्रोवाइडर का, ठीक है। और हम इसे कहते हैं कि भाई अगर आप जो है ना वो मुझे स्ट्रिंग, अच्छा की, ये जो लाइब्रेरी है ना ये प्राइवेट और पब्लिक की को दोनों को हैंडल कर लेगी। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं प्राइवेट की लोड करूंगा पब्लिक की लोड करूंगा, खुद ही डिटेक्ट करके खुद ही सारा काम कर लेगी मुझे। तो मैं उसका एक ओवरलोड बनाता हूँ। जब ये एम्प्टी के साथ कॉल होगा तो मुझे सीधे सीधे क्या करना होगा, ये काम करना होगा जो मैं पहले करता था, जो कि क्या था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसे की साइज सेट की और हो गया काम। तो ये RSA का ऑब्जेक्ट बना लो और चेक कर लो बस, इफ string dot is null और empty, कौन से वाली string, string अगर ये empty है इसका मतलब है मैंने वो वाला ओवरलोड कॉल किया जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने स्लाइस करते कीज जनरेट कर रहा, तो मेरे पास और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद इसी के अंदर से मैं इसके बाद में रिटर्न कर दूँ। और अगर ये नहीं है, यानी कि एक्चुअली कोई की फाइल का पाथ पास हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं वही सारा काम करूँगा, ठीक है। अब मुझे फाइल एक ओपन करनी है, उसको रीड करना है, उसमें से की निकालनी है और उसको RSA को देना है, ठीक है। तो ये मैं जरा काम जरा क्विकली कर दूँ क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड काम है।
ठीक है, यूजिंग डेटा इक्वल टू, फिर फाइल से मैं ओपन करूंगा, फाइल डॉट ओपन फॉर रीड। ठीक है, और इसको मैं फाइल का नाम दे दूं। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और यूजिंग लगाना है। अब पीएम की बात आती है, फाइल तो मैंने रीड कर ली, बट मुझे पीएम में कन्वर्जन करनी है उससे, क्या उसको समझना है कि पीएम में जो मुझे मिला है वो है क्या। ठीक है, इक्वल टू न्यू पीएम। अब इस दफ़ा मैं पीएम रीडर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे रीड करना है। और मैं किस में डालूंगा डेटा, मेरा जो की डेटा वाला वेरिएबल है इसमें जाना है। ठीक है, हाँ भाई इसमें डाल दो। और इस ब्लॉक के अंदर मुझे क्या करना है, बनाया वार और ऐसे पैरामीटर्स। तो हम ये सारे पैरामीटर्स हमारे, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। एम डॉट रीड आर एस ए की, एम डॉट रीड आर एस ए की का मेरे पास नहीं आ रहा है। रीड आर एस ए की, फिर मैंने कहा कि आर एस ए डॉट इम्पोर्ट पैरामीटर्स करो, और इसको क्या पास करेंगे हम, यही आर एस ए पैरामीटर्स। ठीक है, और आखिर में इसको रिटर्न तो करना ही है मेरा आर एस ए का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये मेथड क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जी अगर मैं एम्प्टी कॉल करूंगा तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देना, अगर मैं इसको पाथ देता हूँ किसी का तो वो वाली की लोड करके और फिर मुझे रिटर्न करना। ठीक है, अभी हमारा सॉर्ट ऑफ एक जनरिक फंक्शन बन गया जो हम पब्लिक की प्राइवेट की दोनों के लिए यूज करेंगे। तो अब हम गए वापस अपने एनक्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, कहा कि भाई अच्छा इसको भी यूजिंग करो, यूजिंग आर एस ए इज इक्वल टू गेट ये वाला प्रोवाइडर, बट अब ओवरलोडेड। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पब्लिक की लोड करूँ उसको एनक्रिप्ट करते हुए, क्योंकि ये स्टैटिक, हम स्टैटिक अप्रोच यूज करें ना, तो कीज मेरे पास सेव्ड है, हर दफा वही की यूज होनी है जो जनरेट हुई थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अब इनिशियलाइज करो दोबारा से आर एस ए का ऑब्जेक्ट, उसको ये इसके अंदर ही पब्लिक की लोड कर दो, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूज करके अब अपना डेटा जो भी मैंने प्लेन टेक्स्ट रिसीव किया उसको एनक्रिप्ट करूँगा। बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसेस है। जो डेटा मुझे मिल रहा है मैं उसको एक बाइट्स की एरे में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को दूंगा कि भाई इसको एनक्रिप्ट कर दो, फिर उसके बाद मैं उसको बेस 64 में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, 3 स्टेप का काम है। बार प्लेन बाइट्स इन बाइट्स होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, कोडिंग डॉट यूनिकोड डॉट गेट बाइट्स, किस चीज से गेट बाइट्स, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के बाइट्स निकालो, उसको बाइट एरे में कन्वर्ट करो और मुझे प्लेन टेक्स्ट में दे दो। फिर अब मुझे साइफर टेक्स्ट चाहिए, साइफर टेक्स्ट। अच्छा, तो ये जो लाइब्रेरी ने इन टर्म्स ऑफ एरेज बात करती है, एरे ऑफ बाइट्स। तो हम एरे की बात करेंगे और इसके अंदर से एक एनक्रिप्ट का मेथड कॉल करेंगे। आर एस ए का एनक्रिप्ट का मेथड है, इसके 2 पैरामीटर्स हैं और भी होंगे ओवरलोड, बट हम क्या किस में इंटरेस्टेड हैं, एक तो हम प्लेन टेक्स्ट बाइट्स इसको दे रहे हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग को उसने एरे में कन्वर्ट किया, दूसरा हम एक ये वाली चीज आर एस ए पैडिंग वाली जो चीज है ना, आर एस ए एनक्रिप्शन पैडिंग डॉट, इसमें एक ऑप्शन है पी के सी एस नंबर 1, ये है। अच्छा, ये क्या है, तो इसका इसका ताल्लुक इससे है जिस तरीके से ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होता है। बेसिकली आपके पास एक की साइज होता है और एक ब्लॉक साइज होता है। तो एल्गोरिदम क्या करेगा, जो भी डेटा रिसीव होगा उसको एक फिक्स लेंथ ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा और एवरी ब्लॉक को एनक्रिप्ट करेगा, और फिर उन सारे ब्लॉक्स को जोड़ के आपको जो है ना वो साइफर टेक्स्ट दे देगा। अब मसला ये है कि आप जो टेक्स्ट देंगे जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉक्स में फिट हो जाए, वो जो ब्लॉक साइज है आपका। ठीक है, तो आपको आखिर में कुछ खाली जगह जो है वो रह जाएगी, क्योंकि ये डिस्क्रीट ब्लॉक्स होंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आखिर में आखिरी ब्लॉक फॉर एग्जांपल जो कुछ खाली रह जाए।
तो हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। हमने उसको पैड करना है ताकि नंबर वन, एक तो वो लेंथ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उस ब्लॉक की, ठीक है। नंबर टू, जब हम पैड करेंगे ना तो उसमें हम रैंडमाइजेशन इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उससे ये होगा कि क्योंकि वो पैडिंग जो है वो रैंडम है, आखिरी के फॉर एग्जांपल 6 बाइट जो थे ना वो खाली थे, तो आपने क्या किया, उसमें 6 बाइट्स के रैंडम बिट्स फिल कर दिए। अब जब आप एनक्रिप्ट करोगे ना तो ये एक फैक्टर और बन जाएगा इसको रैंडमाइज करने में। इसके जरिए क्या होगा कि हर दफा जब आप सेम प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करोगे ना, हर दफा उसमें एक नया सेट ऑफ पैडिंग लगेगा, और उससे वो इनपुट भी रैंडमाइज हो जाएगा, विच मीन्स कि जो उसका आउटपुट है वो फर्दर रैंडमाइज हो जाएगा। तो सेम प्लेन टेक्स्ट को अगर आप बार बार भी एनक्रिप्ट करोगे ना, तो हर दफा नया उसका एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, उसका एक नया साइफर टेक्स्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसके और बहुत से फायदे हैं पैडिंग को यूज करने के, और कौन सी पैडिंग यूज करें, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप उसको देखें जरा कि किस केस में क्या अप्रोप्रिएट है, बट मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो PKCS1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया उसको एनक्रिप्ट, मुझे मिल गई एक एरे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा। अब क्योंकि मुझे पीछे भेजना है तो मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू, मुझे जो है इसको बेस 64 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो इसकी जो खरीदो फरोख्त होगी ना इस डेटा की, वो बेस 64 एनकोडेड होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी एनकोडिंग इसमें होंगी जो कि अगर आप एज इट इज स्ट्रिंग में भेजेंगे ना तो वो लूज हो जाएंगी। तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स और वो नॉन एस की जो बनती हैं वो फिर इससे कवर हो जाएगी। तो मैं इसको टू बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। किसी ज़माने में ये कोड भी हमें खुद लिखना पड़ता था, बट बहुत अच्छे अच्छे मेथड आ गए जो कि आपको साइफर टेक्स्ट बाइट को ये मुझे बेस 64 में कर दे देगा। और मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न क्यों नाराज हो रहा है, क्योंकि हमारा साइफर टेक्स्ट फाइल जो है ये तो इस स्कोप में डिफाइन हो रहा है, तो मैं इसको बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करूँ, ये करूँ या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी करूँ। स्ट्रिंग डॉट, ठीक है। तो हमने अब एनक्रिप्ट का मेथड बना लिया, अब इसको हम जो है ना वो बूटस्ट्रैप कर देते हैं, मैं जो हमारा मेन मेथड है उससे। तो मैंने क्या किया है, मैंने अब तक सो फार मैंने कीज जनरेट कर ली है अपनी, ठीक है। और अब मुझे जो है एक इनपुट लेना है, हम कंसोल से ले लूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, कहूँगा कि भाई जो भी आ रहा है ना, जो भी यूजर ने इनपुट किया उसको स्ट्रिंग में डालो, और फिर इसको कर दो एनक्रिप्ट। RSA डॉट एनक्रिप्ट, इसको क्या चाहिए, इसको एक तो चाहिए, क्या चाहिए, इसको प्लेन टेक्स्ट चाहिए, जो मैंने अभी इनपुट लिया है मैं इसको प्लेन टेक्स्ट पास कर दूंगा। दूसरा इसको चाहिए मेरी, जब मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूँ तो मुझे पब्लिक की चाहिए एनक्रिप्ट करने के लिए, तो मैं यही वाली की जो भी मैंने जनरेट की थी इसी का पाथ मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस की को यूज करके एनक्रिप्ट करते हैं। अच्छा, एनक्रिप्ट का मेथड हमारा मेरा ख्याल है, हाँ ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, ताकि हम देख सकें ये क्या बना रहा है। तो मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल cipher text is equal to this, सही, तो स्ट्रिंग खराब हो गया मेरा, और इसको प्रिंट भी करा देते हैं। लाइन ठीक है, और इसको रोक भी देते हैं। तो अब क्या करेगा, अब हमारा कोड जो है वो कीज जनरेट करेगा, उस कीज में से उसके बाद यूजर से इनपुट लेगा भाई मुझे क्या एनक्रिप्ट करना है, उसके बाद उसमें से पब्लिक की को यूज करते हुए उसको एनक्रिप्ट करेगा, मुझे उसका साइफर टेक्स्ट देगा। रन करें अगर, ये मेरा कंसोल इनपुट हो गया, ठीक है, मैं तो कहता हूँ याहू।
अब ये इसका एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। अब ये मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, दूसरी पार्टी को भेज सकता हूँ। अब दूसरे ने क्या करना है, दूसरे के पास जिसको मैं भेज रहा हूँ वो अपनी प्राइवेट की लेगा और इस टेक्स्ट को, ये जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है इसको डिक्रिप्ट करेगा और प्लेन टेक्स्ट निकालेगा, ठीक है। और मेरे पास जिसको मैं भेज रहा हूँ मैंने अभी अभी उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके उसको भेजा, ठीक है। अब हम एक डिक्रिप्ट का मेथड भी बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट करेंगे, उसी को छापें, उसी को टाइप करें, ठीक है। मेरे पास एक और मेथड है। अब मैंने क्या बनाया, डिक्रिप्ट का। डिक्रिप्ट को क्या चाहिए, डिक्रिप्ट भी जो है वो, नाम पहले सही करूँ। डिक्रिप्ट क्या करेगा, अगेन वो साइफर टेक्स्ट इनपुट लेगा और कौन सी की लेगा, प्राइवेट प्राइवेट की इनपुट लेगा और जवाब में प्लेन टेक्स्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो मेथड जो मैंने छापा था तो मैंने प्लेन टेक्स्ट कर दिया। इसके अंदर मैंने फिर मैंने आर एस ए, जब मैंने इनिशलाइज किया आर एस ए का ऑब्जेक्ट तो मैंने उसको इस दफा क्या दिया, मैंने उसको प्राइवेट की। बाकी चीज जो है ना वो लाइब्रेरी और कोड जो है वो संभाल लेगा कि ये प्राइवेट की थी या पब्लिक की थी, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने ये काम किया। फिर मैंने अगेन जो मुझे साइफर टेक्स्ट कर दूं, मैं कंफ्यूज नहीं है। तो साइफर टेक्स्ट, जो साइफर टेक्स्ट नहीं, सॉरी, प्लेन टेक्स्ट इज राइट, ये वाली चीज जो मैंने रिसीव किया वो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने उसको बेस 64 एनकोड करके भेजा था, राइट। अब मुझे इसको डिकोड करना चाहिए, मैं करूंगा ciphertext in bytes is basically, मैं गाइड कर रहा हूँ बट समझ जाएगा। कन्वर्ट टू बेस 64 स्ट्रिंग किया मैंने इसको साइफर टेक्स्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने भेजा साइफर टेक्स्ट को, मैंने कहा कि अच्छा, अब मैं आरएसए के पास गया, मैंने कहा कि अच्छा अब डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट का मेथड बना हुआ है। डिक्रिप्ट को मैंने क्या पास करना है, जो चीज़ मैंने डिक्रिप्ट करनी है वो डालूंगा, ठीक है, विच इज साइफर टेक्स्ट इन बाइट्स एंड पैडिंग। तो जिस पैडिंग से मैंने इसको एनक्रिप्ट करते वक्त पैड किया था वही पैडिंग मुझे डिक्रिप्ट करते वक्त बताना होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगेन ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैं बता भी दूंगा तो कोई मसला नहीं कि मैं बता रहा हूँ ये मेरी पब्लिक की है और मैं ये पैडिंग एल्गोरिथम यूज करता हूँ, जब आप मैसेज भेजें तो मुझे ये इस्तेमाल करके भेजें, ठीक है। तो ये इसमें कोई मसला नहीं। तो क्या तकलीफ हो रही है, साइफर टेक्स्ट मैंने रिसीव किया जो बाइट्स में लगभग, सॉरी, तो ये क्यों बोल रहे हैं, रिटर्न मुझे जो है वो प्लेन टेक्स्ट करना है, ये वाला स्टेप रहेगा, सॉरी जो है वो तो मुझे प्लेन टेक्स्ट में करना है तो मुझे इसको वापस इनकोड करना होगा। क्या है, कोडिंग डॉट, सॉरी डीकोड करना होगा, कोडिंग डॉट यूनिकोड डॉट गेट स्ट्रिंग करूंगा। प्लेन टेक्स्ट के जो बाइट्स निकले ना, वो प्लेन टेक्स्ट के बाइट्स, तो जो मुझे एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला था मैंने इस मेथड को पास किया। उसके बाद मैंने उसको बेस 64 से, सॉरी टू नहीं रॉन्ग है,
कॉपी पेस्ट करने का नुकसान है। ठीक है, तो मुझे मुझे बेस 64 में मिल रहा है, तो बेस 64 से मुझे वापस जो है वो नॉर्मल इनकोडिंग में लाना है, जो कि मुझे बाइट्स देगा। उन बाइट्स को मैं आरएसए को दूंगा डिक्रिप्ट करने के लिए, साथ में पैडिंग दूंगा। वो मुझे डिक्रिप्ट करने के बाद प्लेन टेक्स्ट को एज बाइट एरे देगा। उस एरे को फिर मैं अगेन एनकोड करके एज स्ट्रिंग में रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, और इसको यूज कर। तो अब इसको मैं कहाँ से कॉल करूंगा? मैं अपने मेन मेथड पे कॉल करूंगा। मैं कहूंगा कि जी मेरा करंट टेक्स्ट क्या है, रिटर्न प्लेन टेक्स्ट क्या चीज है? RSA डॉट डिक्रिप्ट। क्या चाहिए, क्या मुझे क्या डिक्रिप्ट करना है? मुझे साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट करना है। साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट कर दिया, और मुझे की कौन सी यूज करनी है? प्राइवेट की फाइल नेम इज ये प्राइवेट, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, सोल्ड डॉट क्या प्रिंट कराना है मुझे? जो रिटर्न प्लेन टेक्स्ट है, इसको बहुत कम लाइनों में बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं ये, बट डेमो के खातिर में ऐसा चीज़ आपको करके दिखा, ठीक है जी। तो हमने लूप कंप्लीट कर लिया, हमने हमने कीज जनरेट की, हमने पब्लिक की यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट किया, हमने अब हम प्राइवेट की को यूज करके उसी को डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या निकलता है। हेलो अदर साइड, ठीक है। ये मेरा साइफर टेक्स्ट निकली, ठीक है। और फिर ये मेरा ये जो आ रहा है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट मैंने प्रिंट करा है, तो इसी चीज को उसने पब्लिक की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके ये टेक्स्ट निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लूप कंप्लीट कर लिया। अब अगर ये हम स्टैटिक मेथड ना यूज कर रहे होते, हम इफेमरल यूज कर रहे होते, तो हम हर सेशन के लिए की जनरेट करते हैं। तो वही वही फाइल यूज नहीं करते, हम मेमोरी में रखते हैं उसको, ठीक है। अगली दफा नया की, एक्चुअली इस वक्त भी नया की पेयर जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब भी मैं रन करता हूँ ये होता है, बट आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइल से रीड कर रहा है, तो मैं जो भी फाइल दूंगा से ये वहां से रीड करेगा, और वो स्टोर्ड की को यूज करके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेगा, ठीक है। तो उसका एक एक क्विक ओवरव्यू कर लें जो कोड हमने अभी लिखा है। तो जब हमने कोड लिखा तो हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़े। नंबर वन, की साइज क्या रखना है। और ये पहले से एग्रीड अपॉन और पब्लिश होती है चीज़ कि भाई हम जो ये करेंगे सिस्टम में एनक्रिप्शन, ये इस की साइज पे करेंगे, ठीक है। और जो हमसे कम्युनिकेट करेगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे अपने कोड में भी लिखी है। इसको आप चाहें तो आप इसको कन्फिगरेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाएगा, और अगर लाइब्रेरी सपोर्ट करती है तो वो कर लेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, की किस तरीके से इनकोड हो रही है। जैसे मैंने कहा, PEM जो है वो स्टैंडर्ड है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, वेब फ्रेंडली है, तो आप PEM करें। बट XML में भी होता है, तो XML में अगर आप इसका एक्सपोर्ट निकालेंगे तो आपको नजर आएगा जी ये मेरा पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलस है, और ये मेरा एक्सपोनेंट है, और ये मेरा क्यू है, मेरा डी है, वो सब चीज़ें उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके दिखाएगा, ठीक है। की को स्टोर कैसे करना है, हमने फाइल पे सेव किया, बट अनलेस ये लोकेशन बहुत ही सिक्योर नहीं है, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर आप वेब वेब एप्लीकेशन वेब सर्विस में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे फोल्डर में ऐसे डालेंगे जो कि सिर्फ एडमिन के एक्सेस में होगा, जो कि बाहर से जो है ना राउटिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, FTP में खुला तो नहीं रह गया वगैरह वगैरह, ठीक है। जो और सोफिस्टिकेटेड तरीका कार है वो ये है कि आपके पास एक सर्वर होगा, उससे आपकी एक्सचेंज करके फिर आप ये की निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे और मेमोरी में रख के काम करेंगे। मेमोरी में रहना भी की का जो है ना वो 100% सिक्योर नहीं होता है। लोग आजकल ये बात करते हैं कि अगर आपने मेमोरी में वेरिएबल इनिशियलाइज किया था और वो सही से क्लीन अप नहीं हुआ और वो ऑब्फस्केट नहीं हुआ, तो मेमोरी में वो रह जाती है की। और कुछ बहुत ही अजीम चीते लोग हैं जो मेमोरी को एनालाइज करके उसमें से की या की के फ्रैगमेंट्स निकाल सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ का हल एनक्रिप्शन नहीं है,
इंक्रिप्शन यूज करेंगे तो आपके 6 मसले और निकलेंगे जिनके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद पैडिंग, पैडिंग TK-CS1 हमने यूज की थी, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। अगेन जो आप यूज करेंगे वो आप पब्लिश करेंगे ताकि जो आपको भेज रहा है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट वो उसको पता हो क्या यूज करना है, वरना हम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है जनाब। तो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, की जनरेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और उसके जो लवाजमात थे कि जी एनकोडिंग करनी है, मुझे मुझे पैडिंग करनी है वगैरह वगैरह, वो सब हमने करी, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बेयरबोन एनक्रिप्शन आपके पास मौजूद है। ऑब्वियसली इसमें इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, इसमें लॉगिंग होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। राइट, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट घंटा होने वाला है। अब क्वेश्चंस के लिए फ्लोर ओपन है, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं ये स्लाइड्स और कोड का सैंपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और अगर ये रिकॉर्डिंग अच्छी बन गई है तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। थैंक यू।